हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और एमपी टेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 जो कि अगस्त में होने वाली थी, अब उसका नोटिफिकेशन कब आएगा ये इसमें थोड़ी सी देरी ज़रूर हो सकती है, पर ये एग्ज़ाम ये कंफर्म है कि ज़रूर होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और तैयारी को ढील मत दीजिए। इसको कंटिन्यू करिए, चाहे मेरी क्लास ले रहे हों चाहे किसी अन्य की आप क्लास लेते हों। आप अपनी तैयारी को बीच में मत छोड़िए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है, चाहे उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, पर एग्ज़ाम आएगा और आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एमपी टेट में आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर ही मैं सारे टॉपिक को मैंने चुना हुआ है। तो आज का टॉपिक है जीवों में अनुकूलन, और ये साइंस की क्लास है। आप सभी को पता है मैं साइंस की क्लास ही अभी कर रही हूँ, और 55 नंबर की क्लास है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और हमेशा लेकर आती हूँ हर एक टॉपिक के जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि शुष्कता पलायनशील अल्पकालिक पौधों का उदाहरण है। जो शुष्कता पलायनशील यानी कि ये जैव विविधता, इससे रिलेटेड आपका जो हम टॉपिक अभी करवा रहे थे उसमें से भी, और ये है जीवों में अनुकूलन इसका टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें पादप और जंतु दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक व दो दोनों सही हैं। टेफ्रोसिया आर्जेमोन, ठीक है, इनके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य मरुद्भिद है। सत्य वाला ऑप्शन कौन सा है जो मरुद्भिद होगा? तो वो है जलाभाव सहिष्णु। ठीक है, जलाभाव सहिष्णु, इनको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, गूदेदार व पत्तीनुमा मरुद्भिद पौधा कहलाता है। गूदेदार या पत्तीनुमा मरुद्भिद है जो वो कहलाता है पर्णाभ स्तंभ। ठीक है, पर्णाभ स्तंभ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है चौथा, मरुद्भिद पादपों के हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? जो मरुद्भिद पादप होते हैं मरुभूमि के, तो उनमें हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर है खम्भ ऊतक में। ठीक है, जो खम्भे के समान उसका तना होता है, तो खम्भ ऊतक उसे बोलते हैं, तने में होता है, और इसमें हरित लवक पाया जाता है क्योंकि कांटेदार पत्तियां होती हैं। लवणीय आवास में विकसित होने वाले पादप कहलाते हैं। ठीक है, लवणीय आवास मतलब जहाँ पर लवण की ज़्यादा अधिकता होती है, लवणीय पदार्थों की, तो वहाँ पर विकसित पादप होते हैं। कहाँ पर? तो उनका आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद में। ठीक है, लवणोद्भिद में। अगला प्रश्न है, लवणोद्भिद भारत में मुख्य रूप से किन स्थानों पर मिलते हैं? तो लवणोद्भिद जो है भारत में मुख्य रूप से इन सभी जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3 इसका तीनों सही आंसर हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी, गोदावरी के किनारे, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किस पादप की विशेषता है? तो श्वसन मूल जो है वो किस पादप की विशेषता कहलाएगी? मैंग्रोव की। ठीक है, मैंग्रोव वन होते हैं जो, उनमें इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनका श्वसन मूल यानी कि जड़ जो है वो श्वसन क्रिया करती है। अगला प्रश्न है, और इनमें जो है जड़ क्या ऊपर की तरफ निकली होती हैं, जड़ें, ऐसे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, किस पादप समूह के वलकुट में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण पाए जाते हैं? तो किस पादप में वलकुट एक होता है, उसमें आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के कण पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? तो ये लवणोद्भिद पादप होता है, लवणोद्भिद। अगला प्रश्न दिया है कि किन पादप समूह में समस्त कार्य की क्रियाएं सामान्य प्रकार से होती हैं? समस्त कार्य की क्रियाएं सामान्य प्रकार से होते हैं। तो इसका
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि सामान्य प्रकार से, तो इसमें सम्मोदभिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरायुजता किस प्रक्रिया से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। जरायुजता किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो जरायुजता जो है वो अंकुरण से संबंधित है, अंकुरण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पादप समूह में यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है? ठीक है, किन पादप समूह में यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है? 11वें प्रश्न का आंसर हमारा राइट हो जाएगा, जल निमग्न पौधे। ठीक है, जल निमग्न जो जल में डूबे रहते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे में यांत्रिक ऊतकों का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु ऊतक किससे संबंधित हैं? तो जो वायु ऊतक है वो उत्प्लवन से संबंधित है, उत्प्लवन से वायु ऊतक संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषमपर्णता शब्द किन पादप समूह से संबंधित है? विषमपर्णता शब्द किस पादप समूह से संबंधित है? तो इसका है जो उभयचरी पादप से संबंधित है, उभयचरी पादप समूह। कमल किस पादप समूह का उदाहरण है? तो जो कमल होता है वो किस पादप समूह का उदाहरण है? ये है स्थिर रहने वाले, ठीक है, स्थिर रहने वाले पादप समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अविकसित संवहन ऊतक किसमें पाए जाते हैं? अविकसित संवहन ऊतक ये जलोदभिद में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 16वें नंबर का आंसर दीजिए। अनुकूलन ऐसी प्रक्रिया है जो जीव में निम्न परिवर्तन लाती है। ठीक है, अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीव में निम्न परिवर्तन लाती है। कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जीव की रचना, कार्यकी, व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, 1 2 तीनों सही हो जाएंगे। 17वें नंबर का आंसर दीजिए आप। निम्न में से संरचनात्मक अनुकूलन का उदाहरण है। देखिए, संरचनात्मक अनुकूलन का निम्न में से उदाहरण है कौन सा? इसमें भी राइट आंसर 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। धावी, खनन, आरोहण। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायवीय अनुकूलन से संबंधित लक्षण है। वायवीय अनुकूलन से संबंधित लक्षण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, सुप्रवाही और बातिल अस्थियां इसका अनुकूलन लक्षण है। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक अनुकूलन निम्न प्रकार के होते हैं। रक्षात्मक अनुकूलन किस प्रकार के होते हैं? इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिक और अदृष्टिक रक्षात्मक अनुकूलन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव सामाजिक अनुकूलन का प्रदर्शन करते हैं? सामाजिक अनुकूलन का प्रदर्शन कौन से जीव करते हैं? तो इनका जो है राइट आंसर, ये भी सामाजिक अनुकूलन का प्रदर्शन करते हैं। चींटियां भी समूह में रहती हैं, मधुमक्खियां भी और ततैया भी समूह में ही रहती हैं। अगला प्रश्न दिया है, शत्रु को डराने के लिए निकाली गई आवाज किस अनुकूलन के तहत आती है? शत्रुओं को डराने के लिए निकाली गई जो आवाज है वो किस अनुकूलन के तहत आती है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक आकृति। ठीक है, इसके अनुकूलन के तहत आती है भयानक आकृति। अगला प्रश्न है, खरगोश की सफेद पूंछ द्वारा किस प्रकार का अनुकूलन प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो सफेद पूंछ जो है वो चेतावनी संकेतक अनुकूलन प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न दिया है और आखिरी प्रश्न है इसका, इस टॉपिक का, कीटों, उड़ने वाले रेप्टाइल्स आदि में पंखों का विकास किसके तहत आता है? जो कीट होते हैं, उड़ने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें पंखों का विकास किसके तहत आता है? ठीक है, जैसे तितली हो गई, इनमें किस तरह से पहले वो एक पीपा होता है, फिर उसमें पंख निकलते हैं, उन जीवों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो इसका राइट आंसर अनुकूली अभिसरण के तहत उनके पंखों का विकास होता है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे।
ठीक है, इनका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसी तरह अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके अन्य दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ये वाले प्रश्न जो हैं हर एक टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमपी टेट के लिए ही महत्वपूर्ण होगा। ये अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी किसी भी परीक्षा में, क्योंकि इन सारे साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में ज़रूर से आता है। कुछ ही टॉपिक होंगे जिनसे नहीं आते होंगे क्वेश्चन, वैसे तो आपका जो शिक्षक वाले जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स लेते हैं उन सभी में साइंस इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है सॉरी। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह से बना के रखिए और एग्ज़ाम जब भी होगा आई होप आप लोगों का क्लियर हो। और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो मेरे चैनल पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, गुड नाइट।